Hello bachcho, let's read the question. The question says, explain three types of movements or flows within international economic exchange. तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में तीन डिफरेंट तरह के मूवमेंट या फ्लोज कह सकते हैं, इनको बताइए, एक्सप्लेन करिए कौन कौन से होते हैं। फाइंड वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लो, सभी मूवमेंट के या सभी फ्लोज का एक एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें विच इन्वॉल्व इंडिया एंड इंडियंस एंड राइट अ नोट अकाउंट ऑफ इट, जिसमें कि इंडिया या इंडियंस इन्वॉल्व हो ऐसा एग्जाम्पल दीजिए एंड राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ इट। So, the three types of movement or flows within the international economic changes are, तो तीन तरह के flows जो कि इस international economic change के होते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर वन इज फ्लो ऑफ ट्रेड। तीन तरह के होते हैं, एक होता है फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेड के बारे में। इट रेफर्स लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स। इसका मतलब ये है, फ्लो ऑफ ट्रेड का मतलब ये हुआ कि सामान का, गुड्स का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, आदान प्रदान होना सामान का, सच एज कॉटन और व्हीट। ऐसे तो बहुत सारे थे, दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, कॉटन एंड व्हीट। फॉर एग्जाम्पल, सिंस एंशियंट टाइम, पुराने जमाने से ही इंडिया एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन रिटर्न फॉर गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप। बहुत पुराने टाइम से ही इंडिया जो है वो टेक्सटाइल और स्पाइसेस, टेक्सटाइल का और मसालों का एक्सपोर्ट करता था, यूरोप बेचता था और यूरोप से बदले में इंडिया को सोना चांदी मिलता था। तो इस तरीके से ये है फ्लो ऑफ ट्रेड। सेकेंड इज फ्लो ऑफ लेबर। लेबर का भी लेबर का भी इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में ट्रेड होता था। कैसे? इट मीन्स द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क। जो लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसे कहते हैं फ्लो ऑफ लेबर, जो काम की तलाश में एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में thousands of Indian laborers were thousands of Indian laborers went to work on plantations, in mines, in road and railway construction projects around the world in form of indentured laborers. तो 19th सेंचुरी में हजारों इंडियन लेबर्स जो हैं वो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी जगह गए काम करने। कहाँ कहाँ? प्लांटेशंस में काम करने के लिए गए, खदानों में काम करने के लिए गए, ऐसी जगह गए जहां रोड और रेलवेज के कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा था, जहां रोड और रेलवेज बनाई जा रही थी। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में गए इन फॉर्म ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर्स। इंडेंचर्ड लेबर्स का मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर गए। इंपॉर्टेंट बात यह है, दे वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स promising their return to India after working for 5 years. इस इंडेंचर्ड लेबरर का जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें ये लिखा हुआ था कि इंडिया में ये लोग वापस कब आएंगे? 5 साल वहां काम करने के बाद। ये जो इन लेबरर्स की हायरिंग होती थी ये एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तहत होती थी, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि ये इंडिया तभी वापस जाएंगे जब यहाँ पर वो 5 साल काम कर लेंगे। इन दी प्लांटेशन देयर लिविंग कंडीशंस वर हार्श। उनकी जो रहने की तौर तरीके थे वो बहुत ज्यादा हार्श थे, बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत टफ थे। एंड द लेबरर्स हैड वेरी फ्यू लीगल राइट्स, और उन लेबरर्स के पास कुछ ही लीगल राइट्स थे उनके पास। ये था फ्लो ऑफ लेबर। नंबर 3 इज फ्लो ऑफ कैपिटल। पूंजी का ट्रांसफर होना, फ्लो होना। It means the movement of capital for short term or long term investment. इसका मतलब ये हुआ कि पूंजी का शॉर्ट टर्म पर या लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टमेंट का ट्रांसफर होना। कोई हो सकता है कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंट्री में अपनी कंपनी सेटअप कर रही है फॉर 6 months, फॉर 1 year, लेकिन हो सकता है कुछ कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए कर रही है, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये दोनों तरफ से होता है। ठीक है, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में 10 साल का प्रोजेक्ट लगा सकती है, हो सकता है वो 2 ही साल का लगा सकती है। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड high loans were taken from USA to finance the world war. ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए यूएसए से फाइनेंस करवाया था, लोन लिया था। ब्रिटेन ने यूएसए से लोन लिया था वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए, क्योंकि सामान की जरूरत थी तो पैसे की भी जरूरत थी, तो उन्होंने, ब्रिटेन ने यूएसए से लोन लिया था। सिंस इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, क्योंकि उस वक्त इंडिया जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था, अंग्रेजों के कब्जे में था। द इम्पैक्ट ऑफ दीज लोन्स वॉज फेल्ट ऑन इंडिया टू। तो ये जो लोन्स का इम्पैक्ट था, इनका जो असर पड़ा था वो इंडिया पे भी पड़ा था। कैसे? द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज्ड कस्टम ड्यूटीज। पैसा चाहिए था, तो इंडिया पे असर कैसे पड़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर जो कस्टम ड्यूटीज थी इनको बढ़ा दिया और इम्पोज इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स लागू कर दिया था। आई होप you understood the question as well as the answer. Best of luck.